हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग 9 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद है, हमारा काम आपको पसंद है, मेहनत आपको पसंद है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर्स में जो हमारे फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलों को एक रिकॉल कर रहे हैं, यानी कि रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स इसी मंथ यानी कि मार्च से ही स्टार्ट होने वाले हैं और मैथ्स का सबसे लास्ट में है, तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाएगी, बढ़िया से आप प्रिपेयर कर सकें, इसीलिए एक रिकॉल करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, जो हमारा पहला अध्याय है यानी फर्स्ट चैप्टर है, वो क्या है, वास्तविक संख्याओं से संबंधित है। उसमें जो मेन बातें हैं उनको हम लोग यहाँ पर आज केवल डिस्कस करेंगे भाई। तो सबसे पहले देखिए, आपको वास्तविक संख्याएं यानी कि जो हमारा अध्याय है, उसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो उसमें देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो आपकी जो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं भाई, तो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते जाइए, तो ये सारी आपकी प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले आपकी प्राकृतिक संख्या 1 होगी, और इसके बाद अगर सबसे लास्ट में कहा जाए यानी कि अंतिम, तो आप कोई भी अंतिम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है पूर्ण संख्याएं। तो जो दूसरा हमारा पॉइंट है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं भाई, तो वो संख्याएं अगर प्राकृतिक संख्याओं में आप 0 और जोड़ दें, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही लिखते चले जाइए, तो आपकी पूर्ण संख्याएं। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होता है। धनात्मक में जो धन के साथ हो यानी 1 2 3 4 5 6 7, और ऋणात्मक में -1 -2 -3 -4 -5। 0 आपका ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, इस बात का हमें ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए, हमारी ये धनात्मक पूर्णांक है 1 2 3 4 5, और जो ऋणात्मक है भाई -1 -2 -3 4 5 6 7, ऐसे आप लिखते चले जाएंगे। इसके बाद अगला हम लोगों का पॉइंट आ जाता है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हो, क्या ओ जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 में तो आपकी अभाज्य हो जाएंगी। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य से और विभाजित हो जाए, तो वो आपकी भाज्य संख्या है। जैसे हमारी देखिए क्या है, 4 है, तो 4 आपके 4 के गुणनखंड अगर लिखें तो 1 होगा, 2 होगा और 4। देखिए आपके ये क्या हुआ, एक और खुद से अतिरिक्त एक और है 2। आप कोई भी ले लीजिए, आप 15 यहाँ पे लिया, तो इसमें 1 और 15 तो भैया होगा ही। एक और देखिए आप किसके पाड़े में आता है, तो ये 3 के भी आता है, 5 के भी, तो 2 से अधिक हो गया। तो ये सारी हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ पे जो हमने उदाहरण लिखे हैं सभी आप देखेंगे किसी ना किसी यानी खुद और एक के अतिरिक्त किसी ना किसी संख्या से ये विभाज्य हो रहे हैं। 20 है वो 10 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। 48 की बात करें तो 12 चौक 48, 12 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 16 से 48 होता है, 16 से भी हो रहा है। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि वो संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, खुद हो और एक हो, तो यहाँ पे वो आपकी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जैसे आपका यहाँ पे 3 है, 2 है, 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, इनके आप गुणनखंड लिखेंगे, तो जैसे आपने अगर 11 के लिखे तो 1 होगा और 11 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। 1 और 11 के अतिरिक्त कोई नहीं होगा। इसके बाद 2 है, उसके गुणनखंड 1 और 2 होंगे, यानी कि 1 होगा और खुद वो संख्या होगी, तो हमारे अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसके अतिरिक्त और 2 आपकी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, इसके अलावा जो भी आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सभी विषम होंगी। तो सम और विषम तो जानते हैं, जिन अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 हो गया, तो ये आपकी कैसी होंगी भाई, सम संख्या होंगी। और अगर आपका 1 3 5 7 और 9 हो गया भाई, तो ये कैसी होंगी, विषम होंगी। कब, जब इकाई का अंक हो 1 3 5 7 9, तो वो विषम 0 2 4 6 8, तो आपकी सम हो जाएंगी। इसके बाद अगला हम लोगों का जो पॉइंट है परिमेय संख्याएं।
तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अंग्रेजी में इनको रेशनल नंबर कहते हैं। तो वो संख्याएं जिनको आप p बटे q के रूप में लिख सकें, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर ना हो। तो क्यों ना बराबर हो, जैसे मान लो आपका 2/0 है, तो ये आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। 0/2 अगर है तो आपका 0 आ जाएगा, लेकिन 2/0 है, ये परिभाषित नहीं होगा। तो इसलिए परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनको आप p बटे q के रूप में लिख सकें, जहां पे q आपका 0 के अतिरिक्त नहीं। अगर इसके उदाहरण लें तो जैसे आपके 2/3, 3/5, 1/2, 4 है, इसको 4 को आप 4/1 लिख सकते हैं, जहां पे q आपका 0 के बराबर नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखने वाली है कि जो सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, जो भी आपकी 1, 2, 3 या 2/3, 3/4, 5/6 जो भी हैं, जो भी आपकी भिन्न है वो आपकी परिमेय संख्या निश्चित होगी। अब इसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए दिया गया है 2/3, 4/5, 3/7 और 11/10। इसके बाद परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं। परिमेय संख्या में क्या होगा, पूर्णांक भी होगा। कैसे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 3 आपका एक पूर्णांक है, वो भी धनात्मक है। 3 को आप 3/1 लिख सकते हो भाई, 3 को आप 3/1 लिख दीजिए। 3/1 हमारी क्या है, परिमेय संख्या, जहां पे जो q है 1 है, वो 0 के बराबर नहीं है। और इसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक अगर लें, -5 ले लो, -7 ले लो, तो ये सारे आपके क्या हैं, यहाँ पर पूर्णांक है और वो परिमेय संख्या भी हैं। तो यहाँ पे अगर परिमेय इनके उदाहरण लें, 2 - 5, 2/5, 7/8, ये सारे क्या हैं, परिमेय। यहाँ पे परिमेय संख्या में पूर्णांक और भिन्न है, ये सम्मिलित है। यहाँ पे देखिए 2 आपका धनात्मक पूर्णांक, -5 आपका ऋणात्मक है, 2/5 और 7/8 आपकी भिन्न है। अब इसके बाद हम लोगों का आज के इसमें केवल यही था। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। अब हम लोगों की जो पहला अध्याय है वहां से प्रमेय शुरू हो जाती है। तो पहली प्रमेय आपकी क्या कह रही है भाई, प्रमेय 1.1, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq धन r, जहां पे जो r है वो या तो 0 से बड़ा या b से छोटा होगा, क्योंकि आप यहाँ पे q आपका क्विटेंट होगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे वही जो डिविडेंट यानी कि भाज्य बराबर भाजक और गुणे आप जिसमें भाग कर रहे हैं यानी कि भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, वही आपका यहाँ पे लगने वाला है। तो ये हमारी एक प्रमेय 1.1 है। अब इसके बाद जो है प्रमेय 1.2 है, वो अंक गणितीय की आधारभूत प्रमेय भी कही जाती है या आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं। तो वो क्या कहती है भाई, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी कि गुणनखंडित, यानी आप गुणनखंड कर सकते हैं, किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे बात जो आपकी कही जा रही है उसको एग्जाम्पल से समझ लें हम लोग। प्रत्येक भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे आपने अगर 12 लिया तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 3 12। तो यहाँ पे 2 आपकी अभाज्य संख्या बताया था कि जो 2 है पहली, यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होंगी। अब यहाँ पे 3 आपकी विषम है और वो अभाज्य भी है। तो देखिए 12 को आपने 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख दिया। अब यहाँ पे एक बात और लिखा है, यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय हो गया, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई क्रम के बिना, यानी कि 2 चाहे लिखो पहले चाहे 3 लिखो, गुणनखंड आप अभाज्य आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 2 भाई 3 दूनी 6 दूनी 12 आएगा ही। तो ये आपकी प्रमेय 1.2 थी, जो कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय भी है। इसके बाद हम लोगों की जो प्रमेय 1.3 क्या कहती है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, p आपकी एक अभाज्य संख्या है और यदि p a की घात 2 को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो आप कोई भी एक अभाज्य संख्या, इसको उदाहरण से समझ लेते हैं भाई।
कोई भी एक अभाज्य संख्या लीजिए, मान लो 2 लें, 2 हटा दो, 3 ले लो आप। 3 आपने एक अभाज्य संख्या ली जो a की घात 2 को विभाजित करती है। मान लो आपने जो a की घात 2 कुछ भी यानी कि पूर्ण वर्ग वाला कोई ऐसा लीजिए जो कि इस 3 को यानी 3 को विभाजित करे, 3 से विभाज्य हो जाए, ये बात है यहाँ पे। तो आप ऐसा कोई एक संख्या लिख लो, मान लो आपने लिख लिया भाई 225। 3 में इसमें भाग दीजिए, देखिए 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 75 आएगा। अब 225 आपका 15 गुणे 15, 15 का वर्ग है। तो देखेंगे कि जो यहाँ पर देखिए ये आपका a की घात 2 है और a बराबर आपका 15 है। 3 आपका 225 को विभाजित कर रहा है, तो 3 जो 225 किसका वर्ग है, 15 का है। तो यहाँ पे a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो a को भी विभाजित करेगी। तो देखिए यहाँ पे 15 भागित 3 अगर करें तो आपका 5 आ जाएगा, विभाजित कर रही है। तो यही हमारी प्रमेय 1.3 कहती है। इसके बाद अगली जो प्रमेय है वो 1.4 कहती है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है, ये अगली प्रमेय है। इसके बाद प्रमेय 1.5 पे हम लोग आ जाते हैं। मान लीजिए एक कि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत और अशांत। शांत क्या होता है कि अगर आप भाग करें और दशमलव में बदलें तो उसको पूरा पूरा विभाजित कर दे, कहीं ना कहीं जाकर के खत्म हो जाए। और कुछ ऐसे होते हैं अशांत है जिनको आप भाग करते चले जाओ और भाग करते चले जाओ, कॉपी पेन पेज सब खत्म हो जाएगा लेकिन उनका भाग पूरा नहीं होगा, तो वो आपके अशांत कहलाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये एक शांत वाला है, कहीं ना कहीं रुक रहा है। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q सहअभाज्य हैं। अच्छा, सहअभाज्य क्या होते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणन अब यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, वो आपकी सहअभाज्य होती हैं। तथा यहाँ पे सहअभाज्य तथा q का अभाज्य गुणनखंडन, जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपका 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में का है, जहां m और n कोई ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं, यानी m और n आपके ऋणात्मक नहीं हैं। तभी आप उसको शांत कह सकते हैं जब आपका ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में, यानी कि 2 की घात 2 भी हो सकता है, 5 की घात 1 भी हो सकता है, तभी वो शांत होगा। ये हमारी प्रमेय कहती है। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रमेय 1.6 पर। तो जो हमारी प्रमेय 1.6 क्या कह रही, मान लीजिए कि x बराबर p/q, जहां p और q सहअभाज्य हैं। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q आपका 2 की घात n 5 की घात n के रूप का है, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी कि ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा, जो 1.5 थी उसका जस्ट कन्वर्ज है। अगर आप q को 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो जो उसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। और अगर शांत है तो आप उसके गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में ही आएंगे। ये आपकी प्रमेय कहलाती हैं। दोनों 1.5 और 1.6 दोनों एक दूसरे के जस्ट व्युत्क्रम हैं। अगली हमारी प्रमेय 1.7 क्या कहती है कि मान लीजिए कि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है q के जो अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में का नहीं है। अभी हम लोग कह रहे थे कि है, अब यहाँ पे नहीं है तो फिर वो अशांत हो जाएगा। और अगर अशांत होगा तो उसके जो गुणनखंडन होंगे वो आपके 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के नहीं होंगे। तो यहाँ पे यही बात यहाँ पे लिखी है, पूर्णांक ऋणात्मक तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है भाई। अब इसके बाद हम लोगों का जो अगला अध्याय बहुपद आ गया है।
पहले अध्याय के जो फॉर्मूले या जो मेन बातें थी उनको हम लोग केवल रिकॉल कर रहे हैं भाई, केवल रिवाइज कर रहे हैं, जिससे कि आपको कोई एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो भाई, आसानी से आप लोग समझ सकें। तो अब आ जाते हैं दूसरे अध्याय यानी बहुपद पर। तो सबसे पहले भैया बहुपद क्या होता है इसको तो पहचाने। तो कोई बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक है जिसको आप a0 a1x धन a2x की घात 2 a3x की घात 3 डैश डैश an x की घात n के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां आपका an है वो 0 के बराबर नहीं है, और जो यहाँ पे बहुपद लिखा है n घात का एक बहुपद होगा। जो ये हमारा बहुपद है इसकी घात n होगी, ये हमारा एक n घात का बहुपद का उदाहरण है। यानी कि सिंपल सी बात एक समझ लीजिए, जो हमारा चर है, यहाँ पे अगर चर की बात करें तो चर आपका x होगा। तो अगर x की जो घात है वो धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, तो वो आपके क्या होंगे, ये आपका बहुपद होगा। ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद जो बहुपद के प्रकार भी हम लोग यहाँ पे सीख ले भाई। बहुपद के प्रकार पढ़े थे, सबसे पहला आपने रैखिक बहुपद पढ़ा, फिर द्विघात बहुपद, फिर त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद कैसे पहचानना था उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, केवल यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं भाई। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो तो वो हमारा एक रैखिक बहुपद होगा। घात क्या होती है इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा बहुपद लिखा होगा उस बहुपद में जो चर है, चर की जो अधिकतम घात होगी वही उसकी घात होगी। यहाँ पे देखिए हमारा जो 2x धन 3 लिखा है इसकी घात 1 है, और इसके बाद 5y, यहाँ पे जो चर है ये आपका y है, इसकी घात 1। यहाँ पे चर आपका t है उसकी भी घात 1, यहाँ पे x है उसकी घात 1 है। तो ये हमारे सभी आपके रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला जो हमारा है द्विघात बहुपद। द्विघात अंग्रेजी में इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए शब्द से ही पता चल रहा है, द्विघात यानी कि 2 घात वाला बहुपद। तो यहाँ पे ऐसी बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। उदाहरण की बात करें तो x की घात 2 धन 3x धन 4, यहाँ पे x हमारा चर है और उसकी जो घात है 2 है, यहाँ पे चर हमारा y है और y की जो घात है वो आपकी 2 है, इसलिए इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। अगला आपका है त्रिघात बहुपद। त्रिघात मतलब 3 घात वाला बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो वो आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। उदाहरण यहाँ पे देखिए x की घात 3 है, इसकी घात यहाँ पे 3 है भाई, जो चर आपका x है, तो इसलिए ये आपका त्रिघात बहुपद है। इसके बाद अगले में उदाहरण देखें, x की घात 3 धन 5, x की घात 2 धन का x धन का 4। यहाँ पे हमारा जो चर है वो x है और x की जो अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, तो इसलिए ये आपका त्रिघात बहुपद है। इसके बाद उसी के नीचे देखिए आपका 3x की घात 2 धन 5x की घात 3 धन 6x माइनस का 7। यहाँ पे अधिकतम घात वाला जो पद है वो आपका ये 5x की घात 3। यहाँ पे जो चर x है इसकी घात आपकी 3 है, इसलिए ये आपका त्रिघाती बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, हम लोग पहले से पढ़ते चले आए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसको आप भाग भी करते थे, फिर उसके अपने उत्तर की पुष्टि भी करते थे। तो यही नियम आपका बहुपद में भी लगेगा। संख्याओं के लिए आपने पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे यही नियम आपका बहुपद है वहां पे भी लगेगा। यदि आपके पास px और gx है, कोई 2 बहुपद हैं, तो जहां gx आपके 0 के बराबर नहीं है तो हम बहुपद qx है, q मतलब क्वोटिएंट कह सकते हैं, qx और rx, r मतलब रिमाइंडर यानी कि आपका शेषफल, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुणे qx धन rx, जहां rx बराबर 0 है अथवा rx की जो घात है वो इस gx जिससे आप भाग कर रहे हो उसकी घात से छोटा होगा। अब इसके बाद यही हमारी विभाजन एल्गोरिथम थी। आ जाते हैं आगे। किसी बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे। घात 2 शून्यक 2, घात 3 शून्यक 3 होंगे।
किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है भाई? तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग द्विघात बहुपद की बात करें तो ax की घात 2 धन bx धन c, ये आपका एक मानक द्विघात बहुपद है कि शून्यक अगर आपके अल्फा और बीटा हो तो शून्यांकों का जो योग होगा अल्फा धन बीटा, अल्फा और बीटा जो शून्यांक आपने अल्फा और बीटा लिए उनका योगफल माइनस बी बटे ए होगा। बी आपका देखिए x का गुणांक है और बटे जो a है वो x की घात 2 का गुणांक, यानी कि आप ध्यान रखेंगे माइनस x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक, ये हमारा शून्यांकों का योग है। इसके बाद अगर इन्हीं शून्यांकों का गुणनफल करें, गुणा करें तो अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटे a होगा। c हमारा देखिए अचर पद है और बटे x की घात 2 का गुणांक है जो कि a है। ये हम लोगों का किसी भी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध होता है। अगला हम लोगों का जो अध्याय है भाई, अध्याय 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जो आपका अध्याय का नाम है वही से आप पकड़िए। दो चर आपके कौन से? ए बी सी एक्स वाई जेड जो अल्फाबेट होते हैं उन्हीं को तो हम चर कहते हैं जिनका मान बदलता रहे। और रैखिक समीकरण यानी घात एक वाला, रैखिक मतलब एक घात वाला, एक घात और इसके बाद युग्म मतलब जोड़ा, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और उनकी घात एक हो और दो समीकरण लिख दिया जाए तो वो आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बन जाएंगे भाई। तो यही यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? एक समीकरण जो कि आपका ax धन by धन c बराबर 0 के रूप का हो, जहां आपकी a b और c वास्तविक संख्याएं हैं और x और y जो आपका x और ये y ये क्या है? चर हैं। और a b आपके 0 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, अगर आप यहाँ पे ax जो लिखा है, ax लिखा है, यहाँ पे a आप 0 रख दो तो 0 गुणे x तो बराबर 0। तो ये क्या करेगा भैया? x को भी खा जाएगा। जब x ही चला गया तो आपका चर ही गायब हो गया। तो वहां पे दो चर कहां बचे? अकेला y बचेगा। और b भी 0 हो गया तो सारे चर गायब हो गए। तो फिर दो चर कहां बचे भाई? तो ये बात ध्यान है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके जो a b वास्तविक संख्याएं होंगी। तो यही अगर आपका यहाँ पर ax धन by धन c बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण दिया गया है तो वो आपका क्या कहलाएगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब अगर युग्म की बात की जाए तो जोड़ा दो ऐसे लिख लो। तो यहाँ पे दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप है भाई, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 होगा। यहाँ पे जो आपका बताया ना जोड़ा, एक ये पहला समीकरण बन गया और एक ये दूसरा समीकरण बन गया। तो यही हम लोगों का दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। अब इसके बाद रैखिक समीकरण युग्म का हल भी तो हमें निकालना है। उसका हल कैसे करोगे? तो सबसे पहला आपका है ग्राफी विधि, फिर इसके बाद जो है बीज गणितीय विधि। तो सबसे पहले ग्राफी विधि की बात करते हैं हम लोग। तो ग्राफी विधि को समझने से पहले दो तीन चीजें आप ध्यान रखिए कि हमारा जो भी रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक का मतलब क्या है? एक सीधी रेखा वाला। तो अगर आपके पास एक समीकरण है तो उसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो एक रेखा बनेगी। अगर आपके दो समीकरण है तो आपके पास दो रेखाएं बनेंगी। और अगर आपके समतल पर या आपके पास दो रेखाएं हैं तो उन दो रेखाओं से संबंधित आपकी ये तीन स्थितियां बनती हैं। पहली कि या तो वो दोनों एक दूसरे को काटेंगी, दूसरी एक दूसरे के समांतर हैं, और जो तीसरी है कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हैं। तो यहाँ पर आपका अगर दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं तो उनका केवल एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। केवल और केवल एक ही हल होगा। अगर वो दोनों समांतर हैं, वो एक दूसरे को कहीं भी नहीं मिल रही हैं, जब वो कहीं मिल ही नहीं रही हैं तो उनके जो मान, जो चर हैं, उनके कोई भी मान वहां पर कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब उनका कोई भी हल नहीं है। इसके बाद अगर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं
तो यानी कि वो भैया यहाँ पर अगर एक ये रेखा इनके देखिए आप ऐसे बहुत सारे बिंदु आप ज्ञात कर सकते हो। जब एक रेखा उसी के ऊपर रख गई है तो उनके जो बिंदु होंगे बहुत सारे होंगे जहां पर वो काटेंगे एक तरीके से, तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल ज्ञात कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे बीज गणितीय विधि में आपकी 3 विधियां बताई गई हैं। पहली है प्रतिस्थापन विधि, फिर इसके बाद विलोपन विधि, फिर इसके बाद वज्र गुणन विधि। तो अब यहाँ पे सबसे पहले प्रतिस्थापन, जो आपका नाम है वहीं से आपको समझना है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब प्रतिस्थापित कर दिया जाए, वहां पर कुछ न कुछ स्थापित करें। यानी कि आप क्या करें भाई कि कोई आपका जो रैखिक समीकरण दिया गया हो उसमें से x का मान y के पदों में, किसी एक समीकरण से y का मान x के पदों में या x का मान y के पदों में रख करके और वहां पर रखेंगे दूसरे वाले समीकरण में, हल करेंगे, x और y के मान ज्ञात करेंगे। दूसरा क्या है? विलोपन विधि, यानी कि x या y के जो गुणांक होंगे उनको बराबर करना है किसी एक का, चाहे तो आप x का गुणांक बराबर कर लें, चाहे तो y को, किसी एक को विलोपित कर देना है, गायब कर देना है। केवल एक चर वाला रैखिक समीकरण रखना, उसको हल कर लेना है। वो जब मान आ जाएगा तो आप चाहे पहले समीकरण चाहे दूसरे समीकरण में रख दें, आपका हल आ जाएगा। इसके बाद जो हमारी तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि है, तो उसका भी यहाँ पर आपके पास देखिए 2 समीकरण दिए गए हैं, जो a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, इसको वज्र गुणन विधि से हल करना। उसके लिए जो यहाँ पे x y के जो गुणांक हैं और जो अचर पद c1 और c2 हैं, इन्हीं को सही से व्यवस्थित करना है। अगर आप व्यवस्थित करना सीख गए तो आपको वज्र गुणनखंड विधि सबसे आसान लगेगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले x लिखना, y लिखना है और फिर 1 लिख देना है। अब आपने देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे लिखा है x लिखा है, तो जो x के गुणांक हैं उनको भूल जाइए। तो पहला आपका y है ना, तो वहां पे y का गुणांक क्या है b1, तो यहाँ पे b1। फिर दूसरे वाले समीकरण का y को गुणांक b2 है, b2। फिर अगला क्या है c1 c2, तो c1 c2 लिख दीजिए। फिर आपका देखिए y लिखा है, y जब लिखा है तो y का गुणांक भूल जाइए भाई। y का गुणांक भूलेंगे यानी b1 और b2 भूल जाए तो x का गुणांक सबसे पहले a1 a2 और फिर इसके बाद आप 1 जब लेंगे तो 1 जब लेंगे यानी कि जो अचर पद हैं, तो अचर पद को आप भूल जाइए, पहले a1 और a2 देखिए, फिर b1 और b2 लिख दिया। अब यहां पर इनको आपको क्या करना है, वज्र गुणन करना, यानी तिरछा, वज्र माने होता है तिरछा, तिरछा गुणा करना है। तो यहां पर देखिए आप क्या करिए, x बटे b1 c2 ऐसे तिरछा गुणा करना है। b1 c2 माइनस b2 c1, वही लिखा है x बटे b1 c2 माइनस b2 c1। और जब आप y लेंगे, y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 और बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को, यानी कि जो आपके ये लिखा है ये और ये, अब आप x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 इसको आप गुणा करके हल कर देंगे, बराबर कर देंगे इसके और तिरछा गुणा कर देंगे, x का मान आ जाएगा। फिर इस y को इसी के बराबर कर देंगे 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 के, और इसके बाद इनको हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाए, यानी x और y के मान आ जाएंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगली कंडीशन। अगर हमारे पास जो 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं, यानी a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और जो दूसरा है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, तो यहां से आपके पास 3 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति कि जो आपके x के और y के गुणांक हैं, यानी a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो वो प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को और उनके अद्वितीय हल होंगे। जो हमने पहली कंडीशन कैसी ये वाली बताई थी ना, कि एक दूसरे को वो प्रतिच्छेद करेंगी और उनका
एक हल होगा, वो हल जहां पे ये दोनों रेखाएं काट रही हैं, ये जो मान होगा वही उसका अद्वितीय हल होगा। इसके बाद अगला जो कंडीशन है a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकालें तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 तो बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तो हमारी जो रेखाएं हैं वो समांतर होंगी, यानी कि आपकी ऐसी कंडीशन होगी। तो जब आपकी रेखाएं समांतर हो गई तो उनका कोई हल नहीं होगा, सबसे पहले बता दिया था भाई। अब इसके बाद अगली कंडीशन है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तो हमारी वो समपाती हैं। तो अब जब संपाती हो जाती हैं तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल, कैसे? आपकी एक ये रेखा ऐसे और इसी के ऊपर आपकी एक और रेखा ऐसे बन जाए, तो ये एक दूसरे की संपाती रेखाएं हैं, तो इनके अनेक हल होंगे। ये हम लोग पहले से ही, तो ये आपकी अनेक हल होंगे। तो ये हमारी क्या थी, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए होंगे तो उनकी तीन कंडीशन बनती है। इन तीनों कंडीशंस को भाई आप ध्यान रखेंगे और आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। जब आपकी कब ये समांतर हैं, कब अद्वितीय हल हैं, कब संपाती हैं, उनकी कंडीशन दी गई है, इनको आप माइंड में रखेंगे। अब हम लोग अगले अध्याय 4 पर आ चुके हैं और जो आपका द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण जो अध्याय है उसका नाम सबसे पहले पकड़िए, द्विघात यानी कि दो घात वाला समीकरण। तो आप द्विघात वाला कोई भी समीकरण लिख दें तो आपका वो द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई चर आपका अगर ax है, उसमें द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप क्या होता है, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, जहां आपकी a b c वास्तविक संख्याएं, a डज नॉट इक्वल टू 0, a आपका 0 के बराबर नहीं है। अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं, बताया है कि अगर आपके पास ax की घात 2 धन bx और धन c बराबर 0 दिया गया है और अगर आपका मान लो a बराबर 0 हो गया तो आप यहाँ पे a की जगह पे 0 रखें, यानी ax की घात 2 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 गुणे x की घात 2। और किसी भी संख्या में अगर आप 0 से गुणा करते हो तो भैया 0 हो जाता है, यानी कि द्विघात वाला जो पद था वो गायब हो गया। तो द्विघात समीकरण कहां से बनेगा, तो इसीलिए a 0 के बराबर नहीं होगा। ये बात हमको ध्यान रखनी है भाई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर किसी भी द्विघात समीकरण के हल अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या होते हैं, तो द्विघात बहुपद, अगर आपका बहुपद क्या है, ये ax की घात 2 धन bx धन c है और अगर इसी के बराबर 0 के बराबर कर दो हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है। तो किसी द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वही द्विघात समीकरण के मूल होते हैं या समीकरण के हल होते हैं। ये बात एक ही होते हैं, यानी कि मूल एक ही होंगे, यही बात हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए गुणनखंड द्विघात समीकरण को अगर हमें हल करना है तो सबसे पहला हल करने का जो तरीका है गुणनखंडों के द्वारा। तो अगर यदि हम ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 को दो रैखिक गुणकों में गुणनखंड करके सकें तो द्विघात समीकरण के मूल प्रत्येक गुणक को 0 के बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल ले लें भाई। देखिए एग्जाम्पल से आप और आसानी से समझ जाएंगे। देखिए जैसे आपके पास x की घात 2 धन का 5x धन 6 बराबर 0 दिया गया है, इसके अगर आपसे गुणनखंड करने को कहा जाए तो जो आपका ये 6 है, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, यही तो लिख सकते हैं। 2 और 3 को अगर आप जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो आपके x धन 2 और x धन 3 और बराबर 0। इस x की घात 2 धन 5x धन 6 को हमने रैखिक में बदल दिया भैया, रैखिक गुणनखंड में कर दिया। अब आपको इसके जो मूल ज्ञात करने होंगे तो आप क्या करेंगे, पहले x धन 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। फिर अगली बार में आप x धन 3 बराबर 0 करेंगे तो यहां से x बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। यही आपकी गुणनखंड विधि है। गुणनखंड करके किसी भी द्विघात बहुपद के मूल या द्विघात बहुपद के हल ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगर नहीं आप उसका प्रयोग कर पा रहे हैं तो हमारा एक सूत्र है जिसको हम लोग द्विघाती सूत्र कहते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है कि आपके पास
कोई एक द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 मानक रूप वाला ही हम लोग लेते हैं यहाँ पर कि मूल अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या होंगे, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b की घात 2 माइनस का 4ac बटे पूरे के बटे 2a, जहां आपका b की घात 2 माइनस का 4ac 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ठीक है। अब इसके बाद मूलों की प्रकृति पर, और जो हमारा ये d जो दिया गया है b की घात 2 माइनस का 4ac है, इसको कैपिटल D और इसको विविक्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्तर कहते हैं भाई, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर मूलों की प्रकृति की बात की जाए तो द्विघात समीकरण जो आपका ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के जो मूल होंगे, सबसे पहली कंडीशन जो हमने बताया कि जो b की घात 2 माइनस का 4ac, जो अभी बताया b की घात 2 माइनस का 4ac है, इसी के ऊपर मूलों की प्रकृति निर्भर करेगी। ये अगर धनात्मक है या 0 है या ऋणात्मक है, तीन ही कंडीशन बनेगी। या तो ये धनात्मक होगा, या तो इसका मान 0 के बराबर आएगा, या 0 से छोटा ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पे उन्हीं तीनों कंडीशनों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आपका क्या कह रहा है, यदि आपका d यानी कि b की घात 2 माइनस का 4ac बड़ा हो गया, 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक है, तो उसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो होंगे, अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। अब अगर वो 0 के बराबर हो जाए यानी कि डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर आपका 0 के बराबर हो जाए, यानी कि b की घात 2 माइनस का 4ac बराबर 0 हो जाए, तो जो उसके मूल होंगे वो बराबर होंगे और साथ में वास्तविक होंगे। इसके बाद अगर वो 0 से कम हो जाए यानी कि ऋणात्मक हो जाए भाई, तो उसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। जब आपका d है ना, तो वो देखिए b की घात 2 माइनस का 4ac है, ये किस में है? अंडर रूट में है। और माइनस अगर 16 लिखा है तो इसका आप वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए जब वर्गमूल ही नहीं आएगा तो उसके मूल वास्तविक कहां से होंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपके तीन कंडीशन हैं, या तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और या दोनों बराबर होंगे, और या फिर कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि d आपका ऋणात्मक हो जाता है। अब हम लोग अध्याय 5 समांतर श्रेणियां आ चुके हैं। अब यहां पर देखिए समांतर श्रेणी पहले क्या होती है। समांतर श्रेणी हमने पढ़ ही चुके हैं कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद यानी पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। जो आप निश्चित संख्या जोड़ते हैं वही आप एपी का सर्वांतर कहलाता है। अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल यहीं पे दे दें, देखिए मान लो आपके पास उदाहरण ले लें, जैसे आपने 3 लिखा, फिर इसमें 2 2 जोड़ते जाएं, 3 2 5, 5 में 2 जोड़ें 7, 7 में 2 जोड़ें 9, 9 में 2 जोड़ें भाई तो आपके पास 11, ऐसे ही बढ़ते जाएं। तो यहाँ पे जो सर्वांतर है वो आपका 2 होगा। एक निश्चित संख्या जो जोड़ रहे हैं वो 2 है, तो यही आपकी एक एपी बन जाएगी यानी कि समांतर श्रेणी बन जाएगी। अब इसके बाद देखिए हम लोग एपी यानी समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है। तो ए होगा पहला पद, ए धन डी, फिर ए धन 2d, ए धन 3d, ए धन 4d, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ए आपका प्रथम पद है और जो डी है वो आपका सर्वांतर कहलाता है। और जो हमारी समांतर श्रेणियां हैं वो क्या है, 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है परिमित और दूसरी होती अपरिमित। परिमित यानी कि जो निश्चित हो, यानी जिसका अंतिम पद हो। भाई आप यहां से जाकर के रुक जाएं, यहां से चले और कहीं पे एक निश्चित जगह पे पहुंच गए तो वो आपकी परिमित। अपरिमित यानी कि बहुत फैला हुआ है, तो अपरिमित मतलब जिसका कोई अंत ना हो, और परिमित का मतलब जिसका अंत हो। जब अंत है तो उसका एक अंतिम पद होगा, और जब कोई अंत ही नहीं है तो उसका कोई अंतिम पद नहीं है। तो हम लोग परिमित कैसे पहचानेंगे, अगर किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया गया है तो वो आपकी परिमित है, और अगर अंतिम पद नहीं आप ज्ञात कर पा रहे हैं, नहीं है उसका,
तो वो आपकी अपरिमित हो जाएगी। इसके बाद समांतर संख्याओं की एक ऐसी दी हुई सूची एपी होती है यदि उन यानी कि a2 माइनस a1 a2 माइनस a3 माइनस a2 a4 माइनस a का मान एक ही हो यानी समान हो, यानी जिसको आप d कहेंगे। कोई भी आपकी संख्याएं दी गई हो तो क्या करेंगे, दूसरे में से पहला घटाइए और फिर तीसरे में से दूसरा घटाइए, फिर चौथे पद से तीसरा घटाइए। सभी का अंतर अगर समान आ रहा है तो समझ जाना कि आपकी एपी है। अब अगर आपको कोई एपी दी गई है, उस एपी का एनवां पद, यानी कि एनवां का मतलब कि जैसे चौथा पद, पांचवां पद, छठा पद, 10वां पद, 20वां पद ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। आपका प्रथम पद ए सर्वांतर डी वाली एपी का जो एनवां पद होगा वो आपका ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 और डी। ए एन को कभी कभी टी एन भी लिख सकते हैं, तो आप ये टी एन अगर भी लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। टी एन कहें या ए एन कहें, उन सभी का मान ए धन एन माइनस 1 और डी। डी आपका सर्वांतर है और ए प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है। 10वां पद निकालना है तो एन की जगह पे 10 रखेंगे, 20वां पद निकालना है तो एन की जगह पे 20 रखेंगे। अब अगर हमारी श्रेणी परिमित है यानी उसका अंतिम पद निश्चित है, तो अगर आपको अंतिम पद ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे। अभी जैसे मान लो 10वां पद ज्ञात कर रहे थे तो मान लो 10 ही पद हो तो वही तो अंतिम पद हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको अंतिम पद यानी कि एल मतलब लास्ट पद, एल यहाँ पे एल का मतलब है भाई लास्ट, और लास्ट का पहला अक्षर ले लिया गया तो एल, एल बराबर क्या होगा ए धन एन माइनस 1 डी। वही फॉर्मूला होगा जो एनवां पद वाला होता है। मान लो एनवां पद अंतिम हो गया तो वहां पे एल रख दीजिए, बन गया फॉर्मूला भाई। तो अंतिम पद का यही फॉर्मूला एल बराबर ए धन एन माइनस 1 डी हो जाता है। अब इसके बाद जो आपके पास एपी दी गई है उस एपी के प्रथम एन पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपका पहला पद ए और सर्वांतर डी है वाले एपी के एन पदों का योगफल अगर आपको ज्ञात करना है तो वो क्या होगा भाई, एस एन बराबर एन बाई 2 और ब्रैकेट में 2a धन एन माइनस 1 डी होगा। अब अगर यहाँ पर हमको एस एन बराबर एन बाई 2 ए धन ए, जो 2a था उसको हमने ए धन ए लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर एन माइनस 1 डी वैसे ही लिख दिया। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ए धन एन माइनस 1 डी ये क्या था भाई, एल था। देखिए ए धन एन माइनस 1 डी एल अंतिम पद, यानी कि अगर आपके पास कोई श्रेणी दी गई हो उसमें पहला और अंतिम पद और पदों की संख्या दी गई हो और योगफल ज्ञात करने को कहा जाए तब भी आप यही लगा देंगे एस एन बराबर एन बाई 2 ए धन ए एन, और ए एन आपका एल यानी अंतिम पद भी हो सकता है या 20 पद हो सकता है, जो भी हो आपका प्रथम पद ए और अंतिम पद एल वाली एपी के एन पदों का योगफल एस एन यानी एस एन बराबर यहाँ पे एस एन बराबर एन बाई 2 ए धन एल होगा। अब अगर आपके यहाँ पे ए बी सी एपी में है तब यहाँ पे बी बराबर जो मध्य पद में है बी बराबर ए धन सी बटे 2। बी ए व सी का समांतर माध्य कहलाता है। इसको हम लोग आगे क्लास 11th में पढ़ेंगे, केवल यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। तो ये हमारा क्या है, समांतर माध्य है। तो यहाँ पे समांतर माध्य बी बराबर क्या होगा, जो मध्य पद है वो ए धन सी बटे 2 के बराबर होगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोगों का छठा अध्याय आ जाता है। पांचवा अध्याय हम लोग पूरा कर चुके हैं। तो छठा अध्याय हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज क्या होता है हम लोग पहले से परिभाषा पढ़ चुके हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। यानी कि अंग्रेजी में अगर कहें रीजन बाउंडेड बाय द 3 लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज अ ट्रायंगल। तो अंग्रेजी में इसको ट्रायंगल कहते हैं और जो 3 साइड से बाउंडेड होता है दैट इज नोन एज अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे त्रिभुज हमारे यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, फिगर आपके सामने बने हुए हैं। ये आपके सारे त्रिभुज हैं और अगर इनका नाम दिया जाए तो ये आपका त्रिभुज PQR होगा और इस वाले का नाम क्या होगा, त्रिभुज
ए बी सी, और ये भी आपका भाई त्रिभुज ए बी सी होगा, और ये हम लोगों का त्रिभुज एक्स वाई जेड होगा भाई। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि त्रिभुज को कैसे लिखते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 आपके शीर्ष होते हैं। इसके बाद समरूप आकृतियां, देखिए जो शब्द है वहीं से आपको पकड़ना होता है। सम यानी एक जैसा रूप हो, तो 2 आकृतियां जिनका आकार समान हो परंतु इनके अमाप समान होने आवश्यक नहीं है, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जैसे आपके पास 2 वृत्त दिए गए हैं या 2 आपके वर्ग दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ये वृत्त है भाई, क्या है, वृत्त हैं, और ये क्या है आपके वर्ग हैं भाई, और ये आपके 2 क्या हैं भाई, समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर हो, तो ये सभी हमारे समरूप आकृतियों के उदाहरण हैं। तो समरूप आकृतियों को कैसे पहचानेंगे, उनका यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं परंतु इनका विलोम सत्य नहीं है, यानी कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती हैं। सर्वांग सम त्रिभुज हम लोग कक्षा 9 में डिस्कस कर चुके हैं भाई, तो उनको थोड़ा सा रिकॉल करना है भाई। अब इसके बाद भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि, यानी कि भुजाओं की समान संख्या, यानी कि 3 भुजाएं हो चाहे 4 भुजाएं हो, तो जो आपके 2 बहुभुज होंगे वो समरूप होंगे यदि उसमें 2 कंडीशन दी गई हैं। उनके संगत कोण बराबर हो भाई, त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, अगर उनके संगत कोण बराबर हैं और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो यानी कि समानुपाती हो, तो वो आपके समरूप बहुभुज कहलाएंगे। अब यहाँ पे इसके उदाहरण देखिए, बिल्कुल सिंपल सा। अब यहाँ पे आपका देखिए एक ये त्रिभुज दिया गया है, ये हमारे क्या है, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। जब आपकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो प्रत्येक कोण आपका क्या हो जाएगा भाई, 60 अंश हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका 60 अंश होगा, यहाँ पे भी आपका 60 अंश होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद क्योंकि ये हमारी कैसी हैं, समबाहु त्रिभुज की आकृतियां हैं, तो अगर इसकी भुजा 2 2, ये भी 2, और ये आपकी 3, तो ये भी 3 होगी, ये भी 3। अब इन भुजाओं का आप संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो 2/3 ही रहेगा। इसका इससे निकालिए, इस वाले BC का QR से निकालिए, AC का PR से निकालिए, तब आपका जो 2/3 ही आएगा। और यही तो हमसे कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो, तो यहाँ पे 60-60 अंश आ गया, और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में हैं। वो क्या है अनुपात, 2/3 2/3 2/3। ऐसे ही आपका यहाँ पे बहुभुज यानी चतुर्भुज है, तो उसके प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी, 90 अंश। और अगर आपकी ये भुजा 1 सेंटीमीटर है और ये भुजा 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 1, ये भी 1, और ये 2, ये भी 2, ये भी 2। इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा भाई वो 1/2 आएगा। जिस भुजा से चाहो आप उससे निकाल सकते हो। अब इसके बाद त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुज अगर आपके समरूप हैं वो कैसे पहचानोगे, तो 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो यानी कि समानुपाती हो। अभी हमने बहुभुज में देखिए वर्ग लिया था और इसके बाद त्रिभुज लिया था, तो यहाँ पे त्रिभुज की बात की गई है, तो त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 अंश के बताए थे, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर आया था। तो त्रिभुज आपके तभी सर्वांग सम होंगे जब उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। अब हम लोगों की यहाँ पे प्रमेय आ जाती है भाई। प्रमेय 6.1 क्या कह रही है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ऐसी रेखा खींची जाए, यानी एक रेखा खींची जाए जो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इस प्रमेय को हम लोग फिगर के द्वारा यहां पर डिस्कस कर लें भाई। तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज की एक भुजा
यानी कि हमने यहाँ पे BC के समांतर एक रेखा DE खींची। तो यहाँ पे जब आपकी ये BC और DE आपकी समांतर है, तो यहाँ पे यही तो लिखा है BC, त्रिभुज ABC में BC और DE समांतर हैं। तो यहाँ पे जो इनकी जो जहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC होगा। इनका अनुपात बराबर होगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगली प्रमेय, जस्ट इसका कन्वर्ज कह सकते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी कि अभी AD और DB और AE बटे EC का अनुपात बराबर है, तो समझ जाइए कि ये DE और BC समांतर हैं। तो यही तो दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AD बटे DB बराबर है AE बटे EC, तो समझ जाइए कि आपकी जो BC और ये BC और DE आपकी समांतर हैं। इसके बाद हम लोग प्रमेय 6.3 पर आ जाते हैं। प्रमेय को केवल स्टेटमेंट और उसको फिगर के द्वारा समझाए दे रहे हैं आपको। इसकी प्रूविंग हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग केवल फार्मूलेस को ही डिस्कस कर रहे हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती में होती हैं, यदि होती हैं, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, और इसको हम लोग AAA कोण की कसौटी कहा जाता है भाई। यानी कि देखिए हम लोग अभी पढ़ चुके थे, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो और तथा उनकी भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में हो यानी समानुपाती हो, तो हमारे त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और इस प्रकार की जो कसौटी है या इस प्रकार की किस आधार पर आप कह सकते हैं, तो वो आपका AAA यानी एंगल 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 या कहें कोण 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 वाली कसौटी कहा जाता है। अब आपका यहाँ पे दो फिगर दिए गए, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज DEF है। तो यहाँ पे कोण A का जो संगत है ये कोण D, कोण B का संगत है कोण E, और इस कोण C का भाई संगत है कोण F। ये बराबर हैं, तो समझ जाइए कि ये आपका कोण AA वाली कसौटी है। तो आपकी जो इनकी संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती, यानी AB की जो संगत भुजा है DE, BC का EF और AC का DF, इनका जो अनुपात है भाई वो बराबर दिया गया है। अब इसके बाद अगला जो हमारा प्रमेय 6.5 क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को आंतरित करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, यानी जिन दो भुजाओं से कोण बन रहा है वो कोण और दोनों ये भुजाएं समानुपाती हों, जिन दो भुजाओं से कोण बन रहा है, तो समझ जाइए वो हमारे त्रिभुज समरूप होंगे। और वो कौन सी कसौटी है, दो भुजाएं हो गई हैं तो आप कहेंगे SAS, यानी कि भुजा कोण भुजा। यही यहाँ पे देखिए लिखा, ये दो भुजाओं की समरूपता की SAS कसौटी है भाई। अब यहाँ पे इसको फिगर के द्वारा समझा जाए तो यहाँ पे आपके देखिए दो त्रिभुज ABC और DEF बने हुए हैं। यहाँ पे जो AB AC के द्वारा जो कोण A बन रहा है, DE और DF के द्वारा कोण D बन रहा है, ये कोण बराबर है, कोण A बराबर कोण D है। और AB बटे DE, AB की संगत आपकी DE और AC की संगत DF, AC बटे DF, तो त्रिभुज हमारे क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे भाई। ये आपका जो सिंबल है भाई समरूप का है। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं। और कौन सी कसौटी है भाई, भुजा कोण और भुजा यानी SAS कसौटी है। अब इसके बाद समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, अगर आपके त्रिभुज समरूप हैं उनके क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय है, वो क्या कहती है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है भाई। कि अगर आपके पास दो त्रिभुज दिए गए हैं और वो कैसे हैं, समरूप हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात अगर आपसे पूछा जाए तो जो भुजाओं का अनुपात था उसी का वर्ग कर दीजिए और आपका उनके क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ऐसे दिए हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, तो यहाँ पे जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल वो क्या होगा, AB बटे PQ। AB की संगत भुजा ये आपकी PQ, BC की संगत भुजा आपकी QR,
और AC की संगत भुजा आपकी PR है। इनके अनुपात का वर्ग कर दीजिए, आपके इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय, जिसका आप बहुत बार प्रयोग कर चुके होंगे, क्लास 8th 9th में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपकी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि देखिए, सबसे पहले आपको 3 बातें याद रखनी है कि आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है। जो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा त्रिभुज PQR है, कोण Q आपका 90 अंश, उसके सामने वाली भुजा आपकी कर्ण। जो 90 अंश का कोण बनाने वाली भुजाएं हैं वो आधार और लंब होती हैं। तो जिस भुजा पर आपका त्रिभुज खड़ा है वो आपका यहाँ पे आधार, और जो आपके दूसरी भुजा 90 अंश बनाने वाली वो आपकी लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे आधार और लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय है आपकी, तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग। यही होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय में। अगर भुजाओं के आधार पर लिखें तो कर्ण आपका देखिए यहाँ पे PR है, तो PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग और धन QR का वर्ग, जो ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। इसके बाद आ जाते हैं अगली प्रमेय 6.7। किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर समरूप भी होते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें कि आपका जो कोण B है, ये आपका कोण B 90 अंश का है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस B से इस भुजा AC पर एक लंब खींचा है। BD कर्ण AC पर एक लंब है, यानी कि BD लंबवत है AC पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है प्रमेय, एक बार फिर से पढ़ लो कि जो आप लंब खींचेंगे तो लंब खींचने पर जो दो त्रिभुज बनते हैं वो दोनों समरूप होते हैं तथा दोनों समरूप परस्पर हैं और वो पूरे त्रिभुज के भी समरूप होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो हमारा जो देखिए 3 त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ADB है, वो आपका इस त्रिभुज ABC के समरूप होगा, और जो दूसरा त्रिभुज देखिए BDC है वो आपका त्रिभुज ABC के समरूप होगा। इसके बाद ADB आपका BDC के समरूप होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। अब इसके बाद प्रमेय 6.8 आपकी क्या कह रही है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जो कि हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, और जहां पे कोण B समकोण का है या कोण B बराबर 90 अंश, तो यहाँ पे जो आपका AC का वर्ग बराबर AC के, यानी कि जो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। यही तो लिखा है, यही आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। इसके बाद अगली प्रमेय 6.9 है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, जस्ट उसका उल्टा है भाई, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होगा, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होगी, उसके सम्मुख कोण 90 अंश का होगा। तो यही यहाँ पर देखिए आपका त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर दिया गया है, AB का वर्ग धन BC का वर्ग। इसका मतलब कोण B आपका ये जो कोण है वो समकोण होगा। अब इसके बाद हम लोगों का अगला अध्याय आ जाता है, अध्याय 7, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसको यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं भाई। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक होता है। देखिए हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं क्लास 9th में निर्देशांकों को कैसे निर्देशित किया जाता है। अगर आपका यहाँ पे ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, इन पर हमें बिंदु किसी एक, मान लो ये P बिंदु है जिसके निर्देशांक x y को अगर निर्देशित करना है तो वो आपका ऐसे
अब यहाँ पे जो x है वो आपकी भुज होती है और जो y है वो कोटि यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे जो x निर्देशांक है उसको हम लोग भुज, अंग्रेजी में इसको एब्सिसा, और इसके बाद जो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, देखिए x अक्ष, ये आपका x अक्ष है, इससे जो ये दूरी है यही तो आपकी y है, और जो y अक्ष से दूरी है ये वाली दूरी यही तो आपकी x निर्देशांक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग हमेशा ये जो y अक्ष का y निर्देशांक है उसको कोटि और जो बिंदु होते हैं हमेशा x कामा y के रूप में लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो मेन पॉइंट अब लोग आ जाते हैं, ये केवल एक रिकॉल कर दिया था आपको। दूरी सूत्र यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या है, दूरी सूत्र। अगर आपके पास कोई दो बिंदु दिए गए हैं, मान लो आपके पास एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु, दो बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगी। इस सीधी रेखा की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, वही आपका दूरी सूत्र होता है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी या दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनती है उसकी लंबाई, बात एक ही है। तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, अगर आपके पास a और b दो बिंदु दिए गए x1 y1 और x2 y2, तो वो आपका क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2। बिंदु p एक्स वाई की मूल बिंदु के निर्देशांक हम लोग जानते हैं कि 0, मूल बिंदु क्या होता है, जहां पर दोनों अक्ष काटते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पे काट रहे हैं उसको ओ देते हैं और उसके निर्देशांक आपके 0, जब आपका ये देखिए, अगर आप x1 y1 दे दें या x2 y2 दे दें, x2 और ये आपका क्या हो गया x2 y2, तो यहाँ पे 1 0 हो गया तो आपका केवल x की घात 2 धन y की घात 2 बचेगा। अगर हमें किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी होगी तो वो जो बिंदु होंगे उन्हीं के भुज और कोटि का वर्ग करके जोड़ दीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, यानी x की घात 2 धन y की घात 2 होता है। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक x, 0 के रूप में होंगे, और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक 0, y के रूप में होंगे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो आपका ये एक यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष ये निर्देशांक हमारा दिया गया है, कोई ये बिंदु P है, इस बिंदु पर एक्सिस है, तो यहाँ पे देखिए उसकी जो दूरी है x, यही तो दूरी है, y पे तो आपकी 0 हो गया ना, तो इसीलिए उसके निर्देशांक x, 0। अब अगर ये बिंदु यहाँ पर है Q, ये अगर आप y अक्ष पर है, इसके निर्देशांक 0, y हो जाएंगे, क्योंकि ये y अक्ष पर जा रहा है तो y की दूरी होगा, x अक्ष से तो इधर उधर कहीं हिल ही नहीं रहा है, ना तो इधर ऋणात्मक की तरफ है ना ही इधर धनात्मक की तरफ है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक x, 0 होंगे, y अक्ष पर होगा तो 0, y, क्योंकि हम लोग बिंदु हमेशा x, y के रूप में रख रहे हैं। जब x 0 हो गया तो 0, y, और अगर y 0 हो गया तो x, 0। अब अगला हमारा आ जाता है विभाजन सूत्र, जो आप विभाजन का मतलब विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। अगर आपके पास कोई दो बिंदु दिए गए हैं, उनके निर्देशांक x1 y1 और जो x2 y2 हैं, इनको अगर जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P, जिसके निर्देशांक x, y हैं, के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा बिंदु A और ये बिंदु B है, यहाँ पर A, B और ये आपका A, इसको m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो x का मान क्या होगा, तो ये बात ध्यान रखेंगे। x बराबर देखिए m1 x2, ऐसे तिरछा चलेगा, m1 का x2 से ये m1 x2 और m2 x1 तिरछा, और बटे m1 धन m2, ये बात ध्यान रखिए, m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2, ऐसे y में लगा दीजिए, y बराबर m1 y2 और m2 y1 बटे m1 धन m2, तो ये y का हो गया, y बराबर m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। अब इसके बाद देखिए हमारा अगला बिंदु आ जाता है भाई, अगर आपका कोई बिंदु P AB का मध्य बिंदु हो, बिल्कुल बीच में हो, तो जब बीच में होता है जो उनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, यानी कि m1 और अनुपात m2 1:1 हो गया, m1 का मान 1 हो गया, m2 का मान 1 हो गया, तो x बराबर क्या होगा भाई, x1 धन x2 बटे 2, y बराबर y1 धन y2 बटे 2। ये हमारा विभाजन सूत्र है जब मध्य बिंदु हो
तब आप x1 धन x2 बटे 2 y बराबर y1 धन y2 बटे 2 लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, निर्देशांक ज्यामिति में अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपका यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बना हुआ है और इस त्रिभुज ABC के निर्देशांक, A के निर्देशांक आपके x1 y1, B के निर्देशांक x2 y2 और C के निर्देशांक x3 y3। इसका जो फार्मूला होता है डेल्टा बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 और y2 माइनस y3 धन y2 x2 y3 माइनस y1 और धन x3 y1 माइनस y2 और ब्रैकेट बंद कर देना। अब इस फार्मूले को, इतने बड़े फार्मूले को हमें याद कैसे रखना है, इसको एक्सप्लेन करना कैसे बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, वो आपका तरीका। यहाँ पे क्या करिए आप, सिंपल सा एक आप साइक्लिक ऑर्डर ऐसे घूमता हुआ आप एक वृत्त बना लीजिए और उस पे आप तीनों बिंदु y1 y2 y3 लिख लीजिए, y1 y2 y3। अब इस y1 के साथ यहीं पे कहीं ना x1 होगा और इस y2 के साथ कहीं x2 होगा, इस y3 के साथ x3 होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपने x1 लिया है तो इस y1 को आप बंद कर लीजिए, y1 को भूल जाइए। y1 के आगे क्या है, y2। ये साइक्लिक ऑर्डर इसी एरो इसीलिए बनाया है, जिस दिशा में जा रहा है तो y2 से y3 माइनस हो गया, यही तो लिखा है y2 माइनस y3। फिर जब आप x2 लेंगे तो जब आपने x2 लिखा तो आप इस y2 को नहीं लेंगे, y2 के आगे y3 माइनस y1, वही तो लिखा y3 माइनस y1। फिर आप x3 लेंगे तो y3 उसमें नहीं आएगा, तो यहाँ पे x3 लिया तो y3 को आप मत लीजिए, y3 के आगे क्या है y1, y1 से y2 माइनस कर दीजिए, वही तो लिखा है। आप एक बंद करते जाइए और ऐसे जो एरो बना है उसी रूप में आप चलते चले जाइए एक एक करके और आपका फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। लिख लेंगे आप, जब लिख लेंगे तो याद भी कर लेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में अगर अगला बिंदु क्या है भाई, अगर हमारे तीन बिंदु संरेख हो जाएं, संरेख का मतलब क्या होता है भाई कि सीधी रेखा में हो, एक ही रेखा में, जैसे आपका एक ये बिंदु एक ये बिंदु, ये तीनों बिंदु आपके सीधी रेखा में हो गए ABC। जब ये सीधी रेखा में है तो त्रिभुज बना ही नहीं रहे हैं। जब हमारा त्रिभुज ही नहीं बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल कहां से होगा, इसका मतलब डेल्टा बराबर 0 हो जाएगा। और जब डेल्टा बराबर 0 तो डेल्टा का मान यहाँ पर 0 रख दीजिए, 1/2 इससे गुणा हो जाएगा। केवल ये आपका x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2 बचेगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2 बराबर 0, वही तो लिखा है। ये तीन बिंदु संरेख है, उसकी कंडीशन है। त्रिभुज का जो निर्देशांक ज्यामिति त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ हमारी जो अध्याय 7 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय पर आ चुके हैं। त्रिकोणमिति जो परिचय है उसमें सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या होती है, तीन यानी त्रिकोण है, यानी कि हम लोग त्रिभुज में कोणों से संबंधित अनुपातीय ज्ञात करना है। तो कोण थीटा के लिए आपके जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक सेक और कॉट, ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन्हीं को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि इनको सबको हम लोग कैसे पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, वो क्या होती है वो सारा कुछ हम बता चुके हैं। उसको यहाँ पे अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल और केवल मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा अगर जो ये त्रिभुज ABC बना हुआ है, इस कोण A के लिए, जो हमारा कोण A के लिए अगर आप सारे त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये हमारा कोण A है, इस कोण A के सम्मुख भुजा है, ये कोण A की सम्मुख भुजा। इसके बाद जिस पर कोण बना है वो कोण A की संलग्न भुजा है। इसके बाद 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो साइन A बराबर कोण A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। और साइन A यहाँ पे देखिए साइन A के सम्मुख भुजा BC है और कर्ण AC, BC बटे AC, या कहें साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, जो सम्मुख भुजा होती है वो लंब होती है, लंब बटे कर्ण। ऐसे ही आपका कॉस A बराबर क्या होगा,
कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण, या कहें आधार बटे कर्ण, या कहें ए बी बटे ए सी। इसके बाद अगला हमारा क्या है, tan ए। तो वो tan क्या होगा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। कोण ए की सम्मुख भुजा होती वो लंब और संलग्न भुजा आपकी आधार। तो tan ए बराबर आपका क्या होगा भाई, लंब बटे आधार। इसके बाद जो कौशिक होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है, और साइन का मान हमने निकाला था कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, या कहें लंब बटे कर्ण, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। तो वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कौशिक ए बराबर 1 बटे साइन ए कर्ण बटे कोण ए की सम्मुख भुजा, और कौशिक ए बराबर ए सी बटे ए बी सी, या कहें कर्ण बटे लंब होता है कौशिक ए। और जो सेक है भाई वो आपका क्या है, कॉज का व्युत्क्रम होता है, इसको हम लोग भी जान चुके हैं। तो यहाँ पे जो सेक ए बराबर कर्ण बटे कोण ए की संलग्न भुजा, और संलग्न भुजा आपकी आधार, यानी कि सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। इसके बाद जो कॉट है वो tan का व्युत्क्रम है, और tan का मान हम लोग ज्ञात कर चुके थे। tan का मान आपने ज्ञात किया था भाई कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा, तो वही यहाँ पे लिखा है। और उसका व्युत्क्रम कोण ए की संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, यानी कि आधार बटे कर्ण होगा। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं भाई। अब इसके बाद देखिए साइन कॉस व tan के बीच में संबंध होता है। तो tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, और tan का व्युत्क्रम होता है भाई कॉट। तो इस साइन बटे कॉस का व्युत्क्रम क्या होगा, कॉस बटे साइन। तो ये आपका कॉट, साइन और कॉस के बीच में संबंध है, और साइन और कॉस और tan के बीच में संबंध है। अब यहाँ पे देखिए tan और कॉट का जो गुणनफल होगा वो 1 होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan ए बराबर 1 बटे कॉट ए होता है। इसके बटे 1 करिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, tan ए कॉट ए बराबर 1, वही तो लिखा है tan ए कॉट ए बराबर। ऐसे ही आपका कौशिक का व्युत्क्रम साइन, साइन का व्युत्क्रम आपका कौशिक होता है। तो इनका आप यहाँ पे tan ए बराबर 1 बटे कॉट ए, और सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए। अब इनका कौशिक ए और साइन ए का गुणनफल 1 आएगा, सेक ए और कॉस ए का गुणनफल 1 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, tan, कॉसेक, सेक और कॉट में हम लोग जो 0, 30, 45, 60 और 90 10th क्लास में इन्हीं का मान सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, कैसे हमें याद रखना है, ये बात यहाँ पे हम लोग आपको डिस्कस करके बताने वाले, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस साइन का मान केवल यहाँ पर याद रखना है। साइन के जो मान हमारे हैं 0, 30, 45, 60 और 90, साइन का मान हमने पढ़ा था कि बढ़ते क्रम में होता है। तो साइन 0 का मान 0 और साइन 30 का मान आपका 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और जो साइन 90 है उसका मान 1। अब आप क्या करिए, जो साइन वाली पट्टी है इसको पलट दीजिए, ऐसे करिए, ऊपर पहुंचा दीजिए, तो सबसे ऊपर 1 आ जाएगा। वो कॉस के मान होते जाएंगे 1, फिर आपका √3/2, फिर आपका 1/√2, फिर इसके बाद आपका 1/2, फिर 0, यानी कि cos 90 का मान 0। अब फिर इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन बटे कॉस यानी 0/1, 0/1 का मान क्या होता है भैया, 0 बटे समथिंग बराबर 0। तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा भाई। 1/√2, 1/√2 दोनों को भाग कर रहे हैं ना, साइन बटे कॉस, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका √3 बचेगा, और ये क्या आएगा 1/0, यानी कि ये आपका इनफाइनाइट कहें, यानी कि ये परिभाषित नहीं है, या कहें अपरिभाषित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 3 मान आपको पता चल गए। केवल हमने क्या किया, साइन का मान याद किया, साइन से कॉस आ गया, कॉस से आपका tan आ गया। अब आपने पढ़ा था कि जो कॉसेक है वो साइन का व्युत्क्रम है,
और जो सेक है वो कॉज का व्युत्क्रम है, कॉट टेन का व्युत्क्रम है भाई। तो वही यहां पर रख दीजिए भाई। देखिए जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं ना। तो देखिए जीरो जो हमारा है भाई, जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। इसका व्युत्क्रम 1/0, 0 समथिंग तो आप परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन 1/0 आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपरिभाषित लिख देंगे भाई। तो ये हमारा भाई अपरिभाषित हो गया। इसके बाद देखिए जो आपका साइन का व्युत्क्रम, साइन 30 का मान 1/2 है, 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा भाई, 2 होगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 1/√2 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा भाई, √2 होगा। इसके बाद यहाँ पे √3/2 है, इसका व्युत्क्रम 2/√3। और फिर देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, कॉसेक आ गया। अब इसके बाद आप सेक का निकालेंगे, तो जो 1 है इसका व्युत्क्रम आपका 1 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे √3/2 है, इसका व्युत्क्रम 2/√3। 1/√2 का व्युत्क्रम आपका √2 ही रहेगा। इसके बाद 1/2 का व्युत्क्रम आपका 2, और यहाँ पे 0 का व्युत्क्रम भाई आपका अपरिभाषित है। इसके बाद आपने जो tan निकालना है, tan का व्युत्क्रम करते जाइए तो cot, तो tan 0 का मान 0, 0/1, और वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। जब उसका व्युत्क्रम निकालोगे तो यहाँ पे अपरिभाषित है। इसके बाद यहाँ पे 1/√3 है, इसका व्युत्क्रम अंश को हर में, हर को अंश में लिख देंगे तो √3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 है, 1 का व्युत्क्रम 1, √3 का व्युत्क्रम आपका क्या होगा, 1/√3। और यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा भाई, 0। जब आप 1/0 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो 0/1 आएगा, 0 समथिंग बराबर 0 हो गया। देखिए कितनी आसानी से आपकी जो टेबल थी वो भाई लिख गई है, कंप्लीट हो गई है। यही तरीका आप भी अपना सकते हैं अगर आपको पसंद आए भाई। चलिए अब आ जाते हैं अगले बिंदु पर। अगला जो हमारा बिंदु भाई क्या कह रहा है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण क्या होते हैं, सबसे पहले उसको तो समझे हम। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो जाए, यही लिखा है। यदि दो कोणों का योग आपका 90 अंश है तो वो पूरक कोण कहलाएंगे। उदाहरण ले यहाँ पे 30 और 60 जोड़िए तो आपका 90 अंश आएगा। इसके बाद अन्य उदाहरण यहाँ पे 45 जोड़े तो 90, 20 और 70 जोड़े तब भी 90, 40-50 जोड़े 90 आएगा। ये सारे हमारे क्या हैं, पूरक कोणों के एग्जाम्पल हैं। तो पूरक कोण से संबंधित जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला आपका साइन 90 - a बराबर कॉज ए होगा, कॉज 90 - a बराबर साइन ए, tan 90 - a बराबर कॉट ए, और कॉट 90 - a बराबर tan ए, और सेक 90 - a बराबर कॉसेक ए, कॉसेक 90 - a बराबर सेक ए होता है। इसके बाद अगला हमारा क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं से संबंधित हमने बताया था। सर्वसमीका वो होती है कि जो चर के प्रत्येक मान के लिए हर जगह बराबर हो, वही आपकी सर्वसमीका होती है। तो जो हमारी सबसे पहली सर्वसमीका क्या है भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर 1। इनकी प्रूविंग वगैरह हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे केवल आपको फॉर्मूलेस को रिकॉल करा रहे हैं। अब अगर यहाँ पे साइन को आप लेफ्ट से राइट ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ए बराबर 1 - साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - कॉज स्क्वायर ए। ऐसे ही आपकी अगली जो दूसरी है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए tan को आप इधर साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, tan स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान 1 होता है। ये हमारी सर्वसमीकाएं थी। तो हमारा जो अध्याय 8 है भाई कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं अध्याय 9 पर। जो हमारा अगला अध्याय 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। तो सबसे पहले उनसे जो त्रिकोणमिति से संबंधित अनुप्रयोग हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला आपका दृष्टि रेखा क्या होती है, जिससे हम लोग देखते हैं। जिस रेखा से आप देखेंगे वही आपकी दृष्टि रेखा है। उन्नयन कोण
अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो उन्नयन कोण, और किसी ऊंचाई पर जाकर के नीचे की तरफ देखोगे तो आपका अवनमन कोण होगा। दृष्टि रेखा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है और वो इस दिशा में इस पोल को यहाँ पर देख रहा है तो ये देखिए उसकी दृष्टि रेखा है, और जो ये कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है जिसे प्रेक्षक देखता है। प्रेक्षक मतलब जो देखने वाला है, आप अगर हैं तो आप प्रेक्षक हो जाएंगे वहां पर। तो इसके बाद उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण अगर आप किसी भी ऊंचाई पर देखते हो तो उन्नयन कोण है। दृष्टि रेखा ये आपकी है। अगर यहाँ पे देखिए उदाहरण एक और ले तो यहाँ पर है, इस पेड़ पर कोई एक यहाँ पे चिड़िया बैठी, किसी को अगर यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है तो ये आपका उन्नयन कोण होगा। इसके बाद अवनमन कोण, जब हम किसी बिल्डिंग, किसी पेड़ पर या किसी टावर पर जाकर के बैठ करके नीचे की ओर देखते हैं तो वहां पर हमारा अवनमन कोण होता है। तो ये देखिए आपकी क्षैतिज रेखा। इसके बाद जब नीचे देख रहे हैं तो ये आपकी दृष्टि रेखा, और ये कोण आपका क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वही उन्नयन और अवनमन कोण। तो यहाँ पे देखिए आपका ये अवनमन कोण है, क्योंकि जब हम लोग ऊंचाई से देख रहे हैं और ये आपकी नीचे रखी हुई वस्तु को देखा जा रहा है, तो ये उन्नयन और अवनमन कोण होते हैं हमारे। तो अध्याय 9 में केवल आप जो त्रिकोणमिति से संबंधित आपके अनुप्रयोग थे उनको हम, यही चीज आपको ध्यान रखना है। दृष्टि रेखा क्या है, क्षैतिज स्तर क्या है, उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण। जो आपके प्रश्न होंगे उनको आप यहाँ पर फिगर बनाएंगे, दृष्टि रेखा से देखेंगे और फिर उसको फिगर बनाने के बाद त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित जो फॉर्मूले हैं उनको आप प्रयोग करेंगे और हल करेंगे। अब आ जाते हैं अगले अध्याय पर। अगला जो आपका अध्याय है भाई वो अध्याय 10 है, और जो आपका वृत्त है। अब वृत्त से संबंधित आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, यानी जो हमारा अध्याय 10 वृत्त था उसमें क्या क्या आपने पढ़ा उसी को यहाँ पे रिकॉल करेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा, तो सबसे पहले स्पर्श रेखा क्या होती है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। जैसे आपका यहाँ फिगर बनाया जाए तो यहाँ पे ये हमारा एक वृत्त है और एक रेखा ऐसे आपने खींच दी जो कि इस वृत्त को केवल और केवल इस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, तो ये आपकी क्या होगी, वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। एक बिंदु पर है तो आपकी केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा होगी भाई। इसके बाद उसका उदाहरण दें तो फिगर बना के यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर ये वृत्त बनाया आपने और इस बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यही केवल आपकी स्पर्श रेखा यहाँ पर बनेगी। और दूसरी आप ऐसे खींचोगे तो वो कहाँ, इधर अंदर काटेगी, या आप ऐसे खींच दोगे या आप ऐसे खींच दोगे, उस रेखा बिंदु से तो गुजरेगी लेकिन वो केवल एक जगह पे स्पर्श नहीं है। देखिए आपकी कई जगह पे कट कर, दो जगह पे कट कर रही हैं। इसके बाद आपकी जो प्रमेय है, वृत्त से संबंधित हमारी प्रमेय, इन प्रमेयों को आपको ध्यान रखना है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो जैसे हमारे पास एक ये वृत्त है, इस वृत्त पर आपकी ये स्पर्श रेखा खींची गई है और ये बिंदु, स्पर्श बिंदु जहां पर स्पर्श कर रही, उसको अगर आप वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे वो त्रिज्या बनेगी। वो त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर लंब होगी, यानी कि ये आपका लेफ्ट और साइड, राइट साइड दोनों ओर जो कोण होंगे वो भाई आपके 90 अंश। तो वही यहाँ पर देखिए दूसरा फिगर में भी यही बात समझाई गई है। इसके बाद अगला जो हमारा है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। एक वृत्त है और एक बिंदु है, तो उस बिंदु से उस वृत्त पर आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं उसकी बात कह रहा है। तो अगर वृत्त से बाहर कोई बिंदु, वृत्त पर है तो केवल एक रेखा खींच सकते हैं। अब अगर कोई बाहर बिंदु है, वृत्त के बाहर है, तो उस वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से हम लोग वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होंगी। तो यही यहाँ पर देखिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पे PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और उनकी लंबाई आपकी बराबर होगी, PA बराबर PB होगी। इसके बाद वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो हमारा अध्याय 12 अगला अध्याय आ चुका है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है।
तो उसमें आपका त्रिज्यखंड और वृत्तखंड आएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें त्रिज्यखंड क्या होता है। तो देखिए आपका वृत्त के एक चाप और दो त्रिज्याओं से जो क्षेत्रफल घिरा होता है वही आपका त्रिज्यखंड होता है। और वृत्त की जीवा और चाप के द्वारा, भाई आपका एक ये वृत्त है और इसका ये चाप यहां से यहां तक और इसकी एक ये जीवा, इस जीवा और चाप के द्वारा जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है वही आपका वृत्तखंड कहलाएगा। तो यही यहाँ पर ये आपका त्रिज्यखंड है और ये आपका वृत्तखंड है। भाई ये बात आप ध्यान रखेंगे, तभी तो हम लोग वृत्तखंड और त्रिज्यखंड से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। और वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है वो भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। भाई तो आपका एक ये वृत्त दिया गया जिसका केंद्र O और उसकी त्रिज्या R, ए भी आपका वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पे हमारी वृत्त की त्रिज्या R, वृत्त का व्यास D, जिसको डायमीटर इसलिए पहला अक्षर लिया गया D। डायमीटर और त्रिज्या के बीच में संबंध होता है 2 गुणे R, यानी व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, या कहें त्रिज्या व्यास की आधी, या कहें व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। इसके बाद वृत्त का परिमाप कहें या वृत्त की परिधि कहें वो आपकी 2 पाई r होती है और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई r स्क्वायर होता है। इसके बाद अगला हमारा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल है। तो हमारे पास एक ये वृत्त दिया गया है जिसका क्षेत्रफल हमें, जो त्रिज्यखंड है वो AOB है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसका अगर कोण थीटा लिया है तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर, जहां पे r आपका जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है। OA और OB की जो लंबाई समान होगी तो यहाँ पे देखिए थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे गुणा होगा जो है। इसके बाद कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई अगर आपको ज्ञात करनी हो, जो आपका ये APB ये वाला, ये आप इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा बटे 360 2 पाई r, क्योंकि पूरा चक्कर लगाने में आपको 2 पाई r और जो थीटा है तो पूरा चक्कर लगाने में 360 अंश घूमेंगे तो थीटा बटे 360 और गुणे 2 पाई r। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग भाई वृत्तखंड क्या होता है। अभी बताया था वृत्तखंड जो आपका ये APB आपका वृत्तखंड है। वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा भाई, तो यहाँ पे जो हमारा त्रिज्यखंड OAPB जो अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, OAPB का क्षेत्रफल, उसमें से आप इस OAB का क्षेत्रफल जो त्रिभुज OAB है उसका माइनस कर दीजिए, आपका वृत्तखंड जो APB है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं हम लोग अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो यानी कि हमारे पास विभिन्न प्रकार की आकृतियां होंगी, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या है भाई, घनाभ है। तो हमारे सामने यहाँ पे घनाभ की 2 आकृतियां बनी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका ये घनाभ दिया गया जिसकी लंबाई L, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से प्रदर्शित करें, तो जो घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी L इंटू B इंटू H घन इकाई होगा। और अगर आपका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करें तो 2L इंटू बी धन B इंटू H धन H इंटू L, या कहें ब्रैकेट के अंदर 2LB धन BH धन HL। LBH आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी होता है। तो देखिए जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो केवल जैसे आप जिस रूम में हो उस रूम की छत और जमीन को छोड़ दीजिए, बाकी की आमने सामने और लेफ्ट राइट वाली दीवारों को जोड़ लीजिए, तो वो क्या होगा 2L प्लस B इंटू H वर्ग इकाई होता है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा घनाभ है उसका विकर्ण क्या होगा, अंडर रूट के अंदर L की घात 2 धन B की घात 2 धन H की घात 2 इतने इकाई। घनाभ के बाद आ जाता है घन। घन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए, तीनों भुजाएं बराबर, वो कह रहे हैं जो भुजाएं हैं वो बराबर हो जाएं। अब यहाँ पे देखिए आपका ये घन दिया गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई A है। तो यहाँ पे घन की भुजा आपकी A दी गई है। घन का आयतन आपका A की घात 3 घन इकाई। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि आपकी 6 पृष्ठ है ना,
तो एक का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो एक वर्ग बनेगा ना, तो उसका 1 की घात 2, 6 का निकालने के लिए 6 1 की घात 2। और फिर आपका जो बताया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 वाल हो जाती है ना, 4 वाल, तो यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल होगा वो 4a², क्योंकि 4 ही तो बची, ऊपर नीचे वाली जब आप छोड़ दोगे तो 4 ही बचेंगी, तो 4 a⁴। और जो घन का विकर्ण होगा l⁴ धन b⁴ धन h⁴, l b और h आपकी a हो गई, तो a⁴ a⁴ अंडर रूट के अंदर 3 a⁴, इनको जब जोड़ेंगे 3 आएगा, a⁴ का वर्गमूल a अंडर रूट 3 का नहीं आएगा, a अंडर रूट 3 इकाई होगा। घन के विकर्ण का डायरेक्ट फॉर्मूला साइड यानी भुजा अंडर रूट 3 या a अंडर रूट 3 कह सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है बेलन। बेलन क्या होता है, आपके सामने आकृति बनी हुई है, यहाँ पे हमारा एक ये बेलन है, इसकी त्रिज्या आपकी r, ऊंचाई h है। तो यहाँ पे वही लिखा है, त्रिज्या r ऊंचाई h वाले बेलन का अगर आपको आयतन ज्ञात करना है वो आपका πr² घन इकाई होता है। इसके बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है, और संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठीय का मतलब जो आपका चारों तरफ ये है। इसके बाद संपूर्ण का क्षेत्रफल ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, सिलेंडर देखा ना, जो इधर से लेफ्ट जो ढक्कन ऊपर वाला और नीचे वाला पेंदी भी, उन सभी को जोड़ दें तो आपका क्या हो जाता है, पृष्ठीय वो संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाता है। अब वो क्या होगा, 2πr ब्रैकेट के अंदर h धन r होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग खोखला बेलन। तो यहाँ पे देखिए आपके खोखला बेलन कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पे हमारी खोखले बेलन दिया गया जिसकी बाह्य त्रिज्या, भाई खोखला क्या होता है कि मोटा होता जाता है, तो यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या r और ऊंचाई h है। तो सबसे पहले खोखले बेलन का आयतन, वो बाह्य बेलन का आयतन, बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन। अगर आपका ये देखिए बेलन, इसकी बाहर पूरी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कैपिटल R और आंतरिक त्रिज्या आपकी यहाँ से यहाँ तक की R है, ऊंचाई वही रहेगी, तो πr² माइनस πr²h यानी πh ब्रैकेट के अंदर r² माइनस r²। अब इसके बाद यहाँ पर खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल धन आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो खोखला बेलन है बाहर का और फिर उसके अंदर अगर आपका है तो उसका क्षेत्रफल दोनों जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 2πrh प्लस 2πrh, यहाँ से h कॉमन आ गया, 2π भी कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में कैपिटल R और स्मॉल r। तो यहाँ पे कैपिटल R क्या है, बाह्य त्रिज्या, और स्मॉल r है आंतरिक त्रिज्या। इसके बाद खोखले बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि अभी हम लोगों ने निकाला है, और धन आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या है, ऐसे देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो 2 रिंग बन रही हैं, इन रिंगों का क्षेत्रफल क्या होगा, बाह्य एक वृत्त, 2 वृत्त बन रहे हैं एक तरीके से, बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल से अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल का माइनस कर दीजिए जो अंदर का वृत्त है, तो वही तो यहाँ पे देखिए 2πr² माइनस r², क्योंकि एक ऊपर भी है और एक नीचे, इसलिए 2 आ गए यहाँ पे। यहाँ से इनको सॉल्व कर देंगे, 2π ब्रैकेट के अंदर r धन r, h धन r माइनस r। h आपकी ऊंचाई, कैपिटल R आपकी बाह्य त्रिज्या और स्मॉल r आंतरिक त्रिज्या। फिर इसके बाद हम लोगों का आ जाता है शंकु। शंकु आपका कुछ प्रकार से इस प्रकार से होता है, मंकी कैप, कोन जो आइसक्रीम होती है, इसके बाद बर्थडे कैप है, ये सब आपके क्या है, कोन के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने एक ये फिगर बना हुआ है जिसकी देखिए त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, और स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई वो आपकी l है, और ये त्रिज्या r और ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए लिखा है शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई l है। तो तिर्यक ऊंचाई का सबसे पहले फार्मूला अंडर रूट के अंदर h⁴ धन r⁴, या कहें दोनों का वर्ग कर दें तो l⁴ बराबर h⁴ धन r⁴। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। इसके बाद यहाँ पे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, l आपकी तिर्यक ऊंचाई है। इसके बाद शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि अभी हम लोगों ने πrl, और फिर उसका जो बेस है, आधार है, उसका क्षेत्रफल। तो आधार आपका देखिए यहाँ पे वृत्ताकार है ना, इस वृत्त का क्षेत्रफल πr² होगा, तो वही यहाँ पर πr² लिख दिया है, πrl धन πr²। यहाँ से देखिए आपका πr कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर l धन r हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर शंकु के छिन्नक से संबंधित सूत्र हैं। शंकु का छिन्नक क्या होता है कि आपके पास जो शंकु दिया गया है उसका ऊपरी हिस्सा काट दिया जाए तो आपका एक ये छिन्नक बनता है, जहाँ पे उसकी देखिए नीचे की ऊंचाई त्रिज्या r, ऊपर की r, तिर्यक ऊंचाई आपकी l यहाँ पे दी गई है, और जो ऊंचाई है वो आपकी h है।
तो शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई एच ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर धन कैपिटल आर और स्मॉल आर। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल और ब्रैकेट के अंदर आर धन एल, जहां एल बराबर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर धन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वर्ग। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल आर धन एल और धन पाई आर स्क्वायर धन आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ये हमारा क्या है भाई, शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल है। इसके बाद आ जाता है गोला। गोला आपका देखिए यहाँ पे जो आपकी बॉल है वो आपकी गोल होती है और जो गोला है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, जिसकी त्रिज्या आपकी आर है। गोले की त्रिज्या आर है तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि एक देखो ये माना जाता है कि एक लेयर ऐसे, एक लेयर ऐसे, एक लेयर ऐसे, एक लेयर ऐसे, 4 वृत्त मिला करके आपका एक गोला बना देते हैं, तो वही 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अर्धगोले पर। अर्धगोला यहाँ पे दिया गया है भाई, अर्धगोले की त्रिज्या आर है। इसके बाद अर्धगोले का आयतन पूरे गोले के आयतन का आधा, 4/3 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्ध उसका कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए ये वाले का तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो जो ये ऊपर आपका बन रहा है ये आपका वृत्त है, तो इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो नीचे का आपका भाई क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, उसमें से पाई आर स्क्वायर और जोड़ दीजिए तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसके बाद हमारी जो अध्याय 13 है भाई कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं अध्याय 14 सांख्यिकी। अध्याय 14 में हम लोग क्या करेंगे, माध्य, मध्यिका और इसके बाद समांतर माध्य और बहुलक, इन्हीं को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला देखिए आपके क्या है, आंकड़ा। जो भी आपको जानकारी होती है वो आंकड़े कहलाते हैं। वर्गीकृत और अवर्गीकृत। वर्गीकृत यानी कि जो व्यवस्थित करके रख दिया जाए, अवर्गीकृत यानी कि कोई भी उनकी सही से व्यवस्थित नहीं, ऐसे ही आपका रॉ डाटा जो होता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है प्रेक्षण। जो आप प्रेक्षण करते हैं उसमें x1, x2, x3, y ऐसे ही आपका xn तक है और उनकी बारंबारता मतलब x1 कितनी बार आया, x2 कितनी बार आया, x3 कितनी बार आया, वो उनकी बारंबारता होती है यहाँ पे। तो इनका अगर आपको माध्य ज्ञात करना है भाई, तो माध्य बराबर ये आपका सिग्मा यानी जोड़ है। f1 x1 को गुणा करेंगे, f2 x2 को गुणा करेंगे, x3 को गुणा करेंगे, xn और xn को गुणा करेंगे, जोड़ देंगे और उसमें इन बारंबारताओं का जो योग होगा ये सिग्मा fi कहलाएगा। तो यानी कि सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, ये हमारा क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, और यही आपकी प्रत्यक्ष विधि भी कहलाती है। इसके बाद कल्पित माध्य विधि। अब देखिए कल्पित माध्य विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं भाई, एज्यूम्ड मीन मेथड, किसी एक को एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए उसका जो फार्मूला है x बार यानी कि माध्य बराबर a धन सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi, जैसे अभी पिछले में बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पे केवल di का मान हमें ज्ञात करना होगा, di बराबर xi माइनस a। अब यहाँ पे xi माइनस a, वर्ग चिन्ह क्या होता है इसमें, ये भी आपको जैसे मान लो आपका जो भी आपका वर्ग चिन्ह है उसकी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा बटे 2। वर्ग अंतराल यहाँ पे जैसे 20 और 30 का कोई एक वर्ग अंतराल है, इसका हमें वर्ग चिन्ह यानी कि ज्ञात करना है। तो वो वर्ग चिन्ह क्या होगा, 20 और 30 को जोड़िए और यानी 50 आएगा और उससे घटा दीजिए तो 25 हो जाएगा। ये आपका वर्ग चिन्ह कहलाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड। वो क्या होगा, a धन सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू h। जो विधि आप पढ़ रहे हैं उन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई करते चले जाए, थोड़ा सा अंतर करते जाए। अब यहाँ पे जो ui है वो क्या है, xi माइनस a और गुणे h बटे h होता है। h आपका क्या है, वर्ग माप। उदाहरण अगर आप यहाँ पे तो कैसे ज्ञात करेंगे,
ऊपरी सीमा से निम्न सीमा को माइनस कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे 20 30 था, ऊपरी सीमा आपकी 30 है, 30 से 20 घटाएंगे तो आपका 10 आएगा, तो वो आपका h हो जाएगा। तो यही यहाँ पे 20 से 30, यहाँ पे वर्ग माप जो है 30 से 20 घटाने पर आपका 10 आ गया। अब इसके बाद वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? बहुलक क्या होता है, सबसे पहले उसको यहाँ पे डिस्कस कर लें भाई। व्हाट इज द मॉड, यानी बहुलक, बहुलक को अंग्रेजी में मॉड कहते हैं। मॉड क्या होता है? जो आपके प्रेक्षण दिए गए होंगे उसमें जो सबसे अधिक बार आता है उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, यानी जो सबसे अधिक बार आए या वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिकतम होती है, वही आपका बहुलक है। अगर 5 आपका सबसे ज्यादा बार आया है तो उसका बहुलक 5 हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पे संचयी बारंबारता का भी प्रयोग होगा। तो संचयी बारंबारता क्या होता है? किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग के संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है। जैसे पहली वाली पद जो आपके ऐसे लिखा है वर्ग अंतराल और इधर बारंबारता, पहली वाली ऐसे ही लिख देंगे, फिर अगले वाले में जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते 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 लास्ट में टोटल वाला आ जाए, जितने होंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है? संचयी बारंबारता। अब बहुलक क्या होता है? सबसे पहले देखिए यहाँ पे L धन F1 माइनस F0 या F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। अब ये F1, F0, F2, L ये क्या है, इनको सबसे पहले समझ लें। तो यहाँ पे देखिए L आपका क्या, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। ये बात ध्यान रखेंगे, जो आपका बहुलक होगा अनुमान लगा लेंगे कौन सबसे अधिक बार आया है, उसी की जो निम्न सीमा होगी। इसके बाद H क्या है भाई? आपका वर्ग अंतराल की माप अगर 20 से 30 है तो 30 से 20 घटाने पर आपका 10 आ जाएगा। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, जो वर्ग आप लेंगे उसकी बारंबारता। इसके बाद F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है, जो बहुलक वर्ग से ठीक पहले आएगा उसकी बारंबारता। और F2 क्या? बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है। अब यहाँ पे देखिए इसका उदाहरण दे दिया गया। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे उम्र दी गई है और यहाँ पे समूह का कोई है 16 से 18 के बीच में 50, इसके बाद 18 से 20 में 78, इसके बाद यहाँ पे 20 से 22 46, 22 से 24 28, 24 से 26 23 है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप ये देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? वो आपकी इस 78 की है भाई। तो समझ जाइए कि यही आपका यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका वर्ग अंतराल है या बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग का यही है बहुलक वर्ग। अब इसी की बारंबारता और बाकी सब लिखना है। तो 78 यहाँ पे L बराबर क्या होगा? निम्न सीमा बहुलक वर्ग का जो वर्ग अंतराल है 18 से 20 में निम्न सीमा आपकी 18, जो H है 18 से 20 से 18 घटाने पर आ गया। F1 क्या था भाई? देखिए F1 क्या था भाई, आप देखिए आप बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग आपका 78 है, उसकी बारंबारता ये आपकी। F0 क्या था भाई? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले कौन है भाई? 50, तो वही 50 लिखा। और F2 आपकी बाद वाली तो वो 46। ये आपका यहाँ पर उसका वो निकालना था बहुलक। अब यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यक यानी कि मध्यिका बीच वाला पद ज्ञात करना है। तो वो आपका मध्यक क्या होता है? L धन N/2 माइनस CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे इसको, संचयी बारंबारता बटे F गुणे H। अब यहाँ पे L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, इसके बाद N प्रेक्षणों की संख्या, इसके बाद CF मध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और इसके बाद F माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो यहाँ पर आपके पास वर्ग अंतराल बारंबारता संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे वर्ग अंतराल लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता आपकी 5, 3, 4, 7, 9 दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी संचयी बारंबारता ज्ञात करें। तो जो आपकी पहली बारंबारता उसको ऐसे ही 5 में अगला जोड़िए, कितना आया? 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आया, लिख दिया।
8 को उसके अगले वाले में 4, 8 और 4 को जोड़िए 12, 12 फिर 7 जोड़िए 19 आया, 19 में 9 जोड़िए 28, और अगर आप इनको बारंबारता का जोड़ेंगे तो वो भी आपका 28 आएगा। वही तो बताया था, आखिरी पद और इसके बाद जिसमें आप n यानी पदों की संख्या, कुल बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता में आखिरी पद समान आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रश्न में कह रहा है उस पे आ जाए भाई। उदाहरण हम लोग यहाँ पर ले रहे थे ना, तो प्रश्न में भाई क्या कह रहा है कि L क्या है, n/2, CF क्या है, F क्या है, उसको समझ लेते हैं। L आपकी बताया मध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो यहाँ पे हमारा देखिए आपका क्या है भाई, जो n है वो कितना है, 28 है। इसका मध्य बिल्कुल बीच वाला, 28 का आधा कितना होगा, 14। अब यहाँ पे देखिए आपका आधा 14 आया है। अब 14 किस वाले में आ रहा है, तो वो आपका यहाँ पे देखिए इसमें आ रहा है, यही तो आ रहा है 14 जो वाला आएगा, 12 में तो होगा नहीं, इस वाले में, यहां से पता लगेगा। अब आप इसी को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो 30 है ये आपका L हो जाएगा। तो यही लिखा है मध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और n आपकी प्रेक्षणों की संख्या है, तो यहाँ पे n आपका क्या हो जाएगा भाई, 28 हो जाएगा ना, n हम लोगों का 28 हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिख दीजिए भाई कि आपका जो L बराबर क्या हो गया, 28 हो गया। यहाँ पे वो L बराबर आपकी निम्न सीमा 30 है ना, देखिए निम्न सीमा 30, और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर ये n आपकी प्रेक्षणों की संख्या है, तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 28, वो हम लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए आपका क्या लिखा है, CF मध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मध्यक वर्ग ये वाला है, उसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता आपकी 12 है, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, CF हो जाएगी। और इसके बाद आपका अगला देखिए क्या कह रहा है, F मध्यक वर्ग की बारंबारता है, तो यहाँ पे मध्यक वर्ग की यही तो है जो हमने हाईलाइटेड कर रखा है, तो यही आपका F हो जाएगा जो कि 7 है। तो ये आपका उदाहरण के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया भाई। तो जो फार्मूले थे अध्याय 14 के कंप्लीट हो गए हैं भाई। तो अब हम लोग अगले अध्याय यानी कि 15 अध्याय पर आ जाते हैं, और वो क्या है, प्रायिकता से संबंधित है। प्रायिकता क्या होती है, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई हो बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब यहाँ पे हम लोग जब भी आपकी बात आ जाती है सैद्धांतिक प्रायिकता की, तो हमेशा जब अगर आपकी प्रायिकता की बात कहेगा तो आप समझिएगा सैद्धांतिक की बात कर रहा है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे ई के सभी संभव परिणामों की संख्या, यही आपकी प्रायिकता कहलाती है। और किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। जो भी आपकी प्रायिकताएं होंगी उनका सभी का योग 1 होगा। एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता 1 होती है, जो भाई निश्चित होने वाला एक ही बार होगी, तो इसलिए वो आपका 1 होता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, जब पता ही नहीं है, असंभव है, तो उसकी घटना 0, प्रायिकता 0 होगी। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या PE है कि वो 0 और 1 के बीच में स्थित होगी, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, या फिर 0 और 1 के बीच में होगी। किसी भी घटना E के लिए PE धन PE के ऊपर बराबर 0, ये PE क्या है, ये क्या है, ये आपकी घटित होने की और ये ना घटित होने की। तो ये आपके यहाँ पर जो भी घटना है घटित हो रही है या नहीं घटित हो रही है, उनका योग हमेशा 1 ही आएगा। जो हम लोगों की E और E0, ये क्या है, E और ये E बार, ये क्या है, एक दूसरे की पूरक घटनाएं होंगी। और आपके जो अध्याय 15 के बाद यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं। जो फॉर्मूले थे उन सभी का यहाँ पे डिस्कशन या जो प्रोसेस किया, यानी कि जो पॉसिबल हो सकता था उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगले वीडियो में हम लोग प्रति 10 प्रश्न पत्र हल करेंगे, यानी कि एक मॉडल पेपर आपके सामने हम लोग हल करेंगे। कंप्लीट जो भी आपका जैसा पेपर आने वाला है उसी से संबंधित आपका एक वीडियो जल्द ही आएगा।